अच्छा जी, I hope you can hear me. Basically, as per our discussion with Iqbal Sahab today, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको एक thought term दे रहा हूँ around the improvements needed for Signal white paper. So I have it open in front of me. So basically, first thing that we covered, okay, we need to go through introduction. That's something that Absar has given you a lengthy version of white paper. So use that as an introduction and then build some more details around it. Maybe you can discuss with Alia कि उस पे introduction or what is ASP.NET Singular की technicalities में क्या चीज़ें डालनी है. But that lengthy white paper covers pretty much everything. ठीक है, तो उसको use करें. फिर use cases को थोड़ा सा मेरे साथ बेशक बैठ के कर लीजिएगा. I have refined these use cases for another webinar of mine, so उसके अंदर भी I'll be able to help. Primarily उसमें basically workflows और थोड़े से इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक दो चीज़ें मैंने और डाली हैं उसमें. अच्छा, अब जो ही ये इसके यूज़ केसेस और इंट्रोडक्शन और पॉपुलैरिटी के ऊपर हमने इनिशियली बात कर ली है. नेक्स्ट सेगमेंट जो अभी हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हमने बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है. हमने जनरली वहाँ पे बताना है कि इश्यूज विद सिग्नल आर बैकप्लेन या फिर लिमिटेशंस विद सिग्नल आर बैकप्लेन या बॉटलनेक्स, स्केलेबिलिटी बॉटलनेक्स विद सिग्नल आर. एक्चुअली बैकप्लेन का वर्ड यूज़ नहीं करना. इन जनरल scalability problems with Signal applications या फिर limitations within Signal applications, a common set of limitations or common set of issues with Signal. And then as we discussed, हम पहले बात करेंगे कि how Signal works, and this is something that you've already built previously. इसके ऊपर थोड़ा सा intro build कर लिया होगा. तो उस पे आपने जो मेन बात करनी है वो ये करनी है कि Signal बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट में तो एज इज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो वेब क्लाइंट है जिस जो कि जावास्क्रिप्ट इन्वोक कर रहा है या फिर सर्वर वेब सर्वर विच इज़ ट्राइंग टू इन्वोक सम फंक्शनैलिटी ऑन द क्लाइंट एंड. ठीक है, ये वाइस वर्सा होता है. सर्वर क्लाइंट के फंक्शनैलिटी इन्वोक कर सकता है एंड क्लाइंट कैन इन्वोक अ फंक्शनैलिटी ऑन अ सर्वर एंड. अ टिपिकल एग्जांपल मैं इसकी दूंगा आपको, जो स्टॉक की का डेटा या फिर साइड स्क्रीन के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, फेसबुक इज एन एग्जांपल ऑफ इट. तो वहाँ पे अगर ASP.NET एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन सिग्नल आर को यूज़ कर सकती है. वो बेसिकली उसको पुश कर सकती है इंस्टेड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन एंड अ ब्राउजर रिक्वेस्टिंग दैट आफ्टर सम टाइम. सो एक तरीका है कि आप पोलिंग कर लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पोल करें और डेटा लेके आएं. दूसरा तरीका है कि आप बेसिकली वो फंक्शनैलिटी पुश कर दें खुद ही. एज सून एज न्यू कंटेंट कम्स you need to push that out and you can use Signal for that. अच्छा, सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट में तो आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उसी पे कनेक्टेड होंगे, कोई मसला नहीं है. लेकिन जो ही आप वेब फॉर्म बनाते हैं देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सिग्नल इंट्रोडक्शन में और उसकी पॉपुलैरिटी और उस वाले सब्जेक्ट में सिग्नल वेब सॉकेट्स यूज करता है. और HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट. सो वेब सॉकेट्स और ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सिग्नल खुद मैनेज कर रहा होता है. अब सिग्नल एक ब्राउजर या फिर एंड थिन क्लाइंट इज कनेक्टेड टू वेब सर्वर 1. नाउ यू हैव वेब सर्वर 2 एंड वेब सर्वर 3 एज वेल. तो यहाँ पे वेब फॉर्म जब बनता है और वेब 1 नीड्स टू पुश अ नोटिफिकेशन, उसने सिग्नल के थ्रू को फंक्शनैलिटी इन्वोक करनी है, तो वो अपने कनेक्टेड क्लाइंट्स को तो कर लेगा लेकिन वो वेब 2 और वेब 3 के कनेक्टेड क्लाइंट्स को नहीं कर पाएगा. तो दोज क्लाइंट्स वुड स्टिल हैव टू वेट अंटिल दैट फंक्शनैलिटी actually gets pushed by their own respective web servers, and that's not going to happen. क्योंकि अगर एक सर्वर एप्लीकेशन है और एक नया डेटा आता है तो जरूरी नहीं कि सारे वेब सर्वर्स इंडिपेंडेंटली उसको इन्वोक कर रहे हों. तो चांसेस आर कि वो नया डेटा में नॉट बी पुश टू दोज क्लाइंट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर. एंड देन इसके साथ इश्यूज क्या हैं, ये आपकी बेसिकली ओवरऑल यूजर का जो जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स डिलीवरी है, इट एक्चुअली स्लोज डाउन ऑन दैट. User has to wait until that data is published to itself, while that data has published already for some of the connected clients. ठीक है, so that is a bottleneck. That is a limitation on not having a web form properly. Now Signal itself, हमने इस पे आज दिन में बात की है कि Signal itself इस पे एक solution देता है कि आप इस पे बैकप्लेन बना दें. अच्छा, आप बैकप्लेन के ऊपर हमने बताना है कि जी जो इस पे अवेलेबल ऑप्शन है, हमने इसको एज ए सोल्यूशन नहीं प्रेजेंट करना एज पर इकबाल साहब,
but we actually need to talk about the available options which can be used as a backplane. So first of all, backplane है क्या? Backplane एक central bus है जिसपे आपके सारे web service connect हो जाते हैं. It could be a disk, it could be a database, it could be a message bus, it could be a distributed cache like Ncache. Redis भी एक example है. अब होता यह है कि वो अपने सारे नोटिफिकेशन वेब सर्वर्स instead of sending back to the thin clients, they send it to the centralized message bus, which is called backplane. And backplane उसको distribute करता है, इसको actually what's the right word, broadcast करता है to web 1, web 2 and web 3. So any functionality जो web 1 ने push करनी है वो web 1, web 2 और web 3 को भी push कर देगा and in turn अपने clients को भी push हो जाएगी. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बैकप्लेन है वो टिपिकली इट्स डेटाबेस. अब डेटाबेस as we already मतलब have covered कि सिग्नल के जो यूज केसेस हैं, this is all about real time data and message की transactional load can be increasing in nature and it needs faster delivery as well, right? So based on these criteria or these requirements, सिग्नल अगर आप डेटाबेस को एज अ बैकप्लेन प्लग इन करेंगे तो डेटाबेस वुड बी स्लो. तो आपकी जो फास्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस इज नॉट एबल टू कोप अप विद इट एंड इट्स स्लो इन जनरल बिकॉज इट्स डिस्क एंड देन अंडर एक्सट्रीम लोड व्हेन आपका रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का लोड इज ह्यूज इन नेचर देन इट कैन चोक डाउन एज वेल. सो डेटाबेस के साथ ये दूसरा प्रॉब्लम है. तीसरा प्रॉब्लम डेटाबेस के साथ स्केलेबिलिटी का है. It cannot have more and more capacity added to it. It can be have a capacity in such a way कि आप scale up कर सकते हैं, मशीन के रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा सर्वर नहीं डाल सकते. तो सिंगल सर्वर है, इट कैन चोक डाउन अंडर एक्सट्रीम लोड्स. और अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप you're relying heavily on SignalR backplane or SignalR backplane is distributing all the functionality, all the messages around clients. And what if that backplane where SignalR protocol is dependent upon is actually it chokes down and leaves you with no response or slow response or latency issue and sometimes no delivery at all. So that is the main issue when you use database as a backplane. तो मैं इसको reiterate कर देता हूँ. परफॉर्मेंस का इशू है, स्केलेबिलिटी का इशू है, यानी ज्यादा आप इसको स्केल आउट नहीं कर सकते, और अंडर पीक लोड जब आपका मैसेज की ट्रैफिक ज्यादा है, रियल टाइम systems demand that and then this can actually pose a serious threat जहाँ पे आप लिमिटेड हो जाएंगे if you use database. सेकेंड ऑप्शन Redis का है. ठीक है, अब Redis का जो आज हमने डिस्कशन की है उस पर अगर आप गौर करें तो बेसिकली Redis इज नॉट हैविंग ऑल सच इश्यूज जो कि आपके डेटाबेस के साथ हैं. ठीक है, तो Redis को हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करना है कि SignalR ASP.NET की लाइब्रेरी है, राइट? सो इट्स अ 100% नेटिव .NET लाइब्रेरी. But Redis in comparison, although it fixes the problem जो database present कर रहा है, लेकिन Redis in comparison is not native.NET. ठीक है, it's something which runs on Linux and in background, and even Microsoft, जैसे इकबाल साहब suggested, is running it on basically एक सेकेंड. अच्छा, तो सॉरी देयर वाज अ नॉइज इन द बैकग्राउंड. एनीवेज, सो जो लिनक्स है वो इट रन्स इन द बैकग्राउंड. जो Redis के पॉइंट ऑफ व्यू से Redis रन्स ऑन लिनक्स, सो इट्स नॉट नेटिव .NET स्टैक. ठीक है, अब एक .NET डेवलपर को क्या कंफर्टेबिलिटी होगी? इट विल बी बेटर कि उसके पास एक .NET की प्रोडक्ट हो जो कि Ncache हो. ठीक है, सो दैट इज आवर मेन पॉइंट ऑफ डिबेट अराउंड व्हाई Redis इज नॉट अ गुड ऑप्शन. एंड इसके ऊपर आपके 3 पॉइंट्स वो वहां पे भी पड़े हुए हैं जो कि ब्लॉग आपको शेयर किया इकबाल साहब ने. सो अगर मैं उस पर थोड़ा सा और बिल्ड करूं कि .NET की एप्लीकेशन है, SignalR is an open source library for ASP.NET. So a .NET developer would be more comfortable with something which is on the .NET stack. ठीक है, which works pretty natively within .NET, such as Ncache. Redis on the other hand is based on Linux. It's not native .NET cache. Microsoft Azure में जो Redis use हो रही है, that's also not native .NET. उनका Windows का ported version नहीं है. They do have a .NET Windows का ported version, but that's buggy as per experience. और जो Azure में वो use कर रहे हैं, अगर वो इतना ही supported अच्छा होता तो they must have used Windows version of their own. So the reason they're using a Linux based server side deployment, that speaks volumes about why
their .NET focus is not that great. So it's not native.NET, so that's one important aspect. ये Windows पे natively run नहीं हो रहा, Linux पे run हो रहा है. And comfortability point of view से it's a debate between .NET and Java developers. .NET का developer would be more comfortable with something which is .NET stack. Then feature rich है, हमारे पास comparison पड़ा हुआ है, मेरे पास एक blog भी पड़ा हुआ है, एक webinar भी पड़ा हुआ है जहाँ पे हमने 6 different reasons why Encash is better than Redis. अगर आप Redis versus Encash देख लें तो हमारी monitoring ज़्यादा elaborate है, हमारे feature set .NET के point of view से ज़्यादा elaborate है, हमारे server side के features ज़्यादा elaborate है. And then Encash is a lot faster than Redis क्योंकि हमारे पास client cache का feature है, हमारे पास in-proc client cache का feature है जो कि synchronized है. So those sort of things would help. So basically, if I have to reiterate what benefits Encash presents over Redis, it's not a debate about Encash, it's a debate about Redis. ठीक है? So Redis as a backplane does not have any issues जो कि you would typically find within a backplane if a database is used as a backplane. Redis is scalable, we understand that. Redis database वाले सारे problem करते हैं, लेकिन Redis के अपने problems हैं. Redis is not native.NET, point number 1. Point number 2, it does not have a lot of features such as Encash, जो कि server side की monitoring, or Encash is a lot faster in comparison. So you need a faster resource. You need something which has built-in capability around such third-party support जो SignalR को चाहिए. थर्ड पार्टी में सिग्नल को कह रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा, ये आपने अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा केस बिल्ड हो चुका है. अगर मैं इसको मेनली रीइटरेट करूँ तो पहला हमने डिबेट करनी है कि सिग्नल के मसाइल क्या हैं. वहां से शुरू हमने उसके सिंगल सर्वर पे करना है. वेब फॉर्म में आपको जाने में क्या मसला है, वहां पे बैकप्लेन आता है. बैकप्लेन इटसेल्फ के क्या मसले हैं. डेटाबेस इज ऑप्शन 1 और डेटाबेस स्लो है, स्केलेबल नहीं है, इट्स नॉट रिलायबल इन सच अ वे. जब अंडर एक्सट्रीम लोड अगर वो चोक डाउन कर जाए तो इट्स नॉट रिलायबल एट ऑल. एंड देन Redis उसका एक सोल्यूशन है जो कि और आप यूज कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस के प्रॉब्लम तो रिजॉल्व करता है, लेकिन Redis के अपने इश्यूज हैं. इट्स नॉट native.NET, विंडोज पे रन नहीं होता, लिनक्स पे रन होता है. विंडोज वाला वर्जन इज नॉट दैट स्टेबल, इट्स बगी. 100% native.NET नहीं है. .NET developer would be more comfortable with something which is .NET stack such as Encash. Redis is not .NET stack. And then Encash के साथ अगर specific comparison draw करना है तो Encash is faster than Redis. ये हम end पे भी लेके जा सकते हैं जब हम Encash के features पे बात कर रहे हों as a backplane, तो Encash को comparison भी कर सकते हैं. अच्छा, coming back to your white paper, इस पॉइंट तक आपका केस बिल्ड हो चुका है कि सिग्नल के प्रॉब्लम्स क्या है. अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वाला पार्ट हमने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है. वो है Encash, यूज Encash एज अ बैकप्लेन. तो इसके अंदर ना मैं ऊपर जो बात कर रहा था कि वो जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल बैकप्लेन है ना, वो आप सोल्यूशन में डाल दें. तो यूज Encash. वाई वाला पार्ट है कि Encash is super fast because it's in memory. It's linearly scalable, so high throughput आती है, low latency आती है Encash से. Encash का बैकप्लेन आपका लो लोड में भी फास्ट चलेगा, अंडर हाई लोड भी फास्ट चलेगा. एंड देन आपका रियल टाइम मैसेजिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी यूज केसेस हैं, अगर आपकी स्टॉक की एप्लीकेशन है, इट शुड ऑलवेज बी अप एंड रनिंग. फास्ट डिलीवरी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए, मैसेजेस चाहिए टू बी प्रोसेस, तो Encash वुड हैंडल दैट विदाउट एनी इश्यूज. क्यों? क्योंकि इट्स इन मेमोरी एंड इट हैज मोर सर्वर की ऐड करने की कैपेसिटी. देन आपने बताना है बैकप्लेन को रिलायबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने बात की थी कि यार अंडर हाई लोड भी रिलायबल हो, प्लस इन जनरल भी रिलायबल हो सर्वर डाउन अप करने के लिए. तो उसके लिए भी Encash इज एन एक्सट्रीमली गुड फिट. देन Encash इज हाईली अवेलेबल इन इजी मेंटेनेंस है. इसमें बैकप्लेन के अंदर अगर आपका डेटाबेस अगर आपको डाउन करना पड़ता है, ये आप डेटाबेस के अंदर भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं कि डेटाबेस इज नॉट दैट रिलायबल. अगर आपने डेटाबेस बैकप्लेन की मेंटेनेंस करनी है तो क्या करेंगे आप? यू लूज your सिग्नल की फंक्शनैलिटी ऑल टुगेदर, वेब फॉर्म की फंक्शनैलिटी ऑल टुगेदर. बट विद Encash आप सर्वर्स को इंडिविजुअली उतार सकते हैं, इजी मेंटेनेंस है, हाईली अवेलेबल है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट जो कि अनदर फीचर है Encash का जो कि बेटर है इन कंपैरिजन, वो ये है कि विंडोज के ऊपर आपकी कंप्लीट मॉनिटरिंग की सपोर्ट है. आपके पास GUI बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स हैं, आपके पास PowerShell मॉनिटरिंग टूल्स हैं, तो बेसिकली आप उसको बता सकते हैं. तो इस पॉइंट पे आपने जाके Encash इज द मोस्ट पॉपुलर फिट. जो आपको मैंने एलैबोरेट वाला वाइट पेपर दिया उसमें कुछ परफॉर्मेंस नंबर्स भी हैं, यूज दोज एज वेल. Encash is very reliable, Encash is highly available, Encash has monitoring capabilities, so all the good stuff. And then towards the end put all the steps
आप स्टेप्स को बेशक पहले कर लें और एनकैश के बेनिफिट्स बाद में कर लें, इट्स अप टू यू. And then comes your conclusion. I think this will be enough in terms of what we've discussed today. आज इकबाल साहब से जो मेरी बात हुई है, इसको ज़रा go through करें. और again, please use your own content. अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करेंगे, this was something which was already rejected by इकबाल साहब, तो मेरे साथ इसको reconcile करना चाहिए था. लेकिन anyways, nevertheless, आप अगर इसको एक दफ़ा आप दोबारा कर रहे हैं तो make sure कीजिएगा कि it goes through first of all, एंड मेरे साथ रिव्यू भी कर लीजिएगा. और ये आई वॉन्ट कॉन्टेंट टू बी मेड, ना कि कॉपीड. अगर कॉपी करेंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा. अब मेरे इस नए थॉट डम को पकड़ें एंड पिक दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी हेडिंग एक जरा फैंसी शमैंसी सी होनी चाहिए, एंड देन उसके अंदर भी सब हेडिंग्स डाल दें कि यार सिंगल प्रॉब्लम इन अ सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट इन अ वेब फॉर्म, मतलब प्रॉब्लम इन अ वेब फॉर्म, क्या प्रॉब्लम है. बैक प्लेन डेटाबेस एज अ बैक प्लेन इज स्लो, इट हैज इश्यूज. रेडिस एज अ बैक प्लेन है, वो क्या प्रॉब्लम है. बेसिक इसकी हेडिंग्स डाल दें, ठीक है. एंड देन आप डिबेट करेंगे कि व्हाई एन कैश इज अ बेटर, एन कैश एज अ सोल्यूशन में आएंगे, उसकी भी हेडिंग्स डालिएगा. एंड देन आप स्टेप्स बाय स्टेप गाइड देंगे और कंक्लूजन करेंगे. एंड अगेन लेट मी जस्ट री एम्फसाइज ऑन दिस कि आपने जो भी थॉट डम को यूज करना है, प्लीज कम अप विद योर ओन कंटेंट. यूज the मतलब extensive वाला लंबे वाला white paper as an inspiration. Just don't copy paste stuff from it, क्योंकि it would just be shot down. इकबाल साहब ने already reject किया इसको. I hope that helps. चलें इंशाल्लाह इस पे बात होती है. Thank you. अल्लाह हाफिज़.